Jai Hind दोस्तों, welcome back to the Smart IAS Foundation. You are watching Assam Prahari with me, and on today March 8 we will discuss these topics from last week Assam specific current affairs. आज वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मैच देखने से पहले ये असम प्रहरी का सेशन तुम लोग देख लेना, ताकि पढ़ाई भी कंप्लीट रहे और फिर इंडिया के जीत के लिए हम लोग चीयर करेंगे। इंडिया इंडिया। सो लेट्स कम टू डिस्कस द एजेंडा फॉर टुडे। आज हम लोग जो आसाम प्रहरी में टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो पहला टॉपिक होगा जीएस पेपर 1 और 5 से रिलेटेड, जहां पर हम बात करेंगे बोरदोवा एंड बारपेटा के डोलोत्सव के बारे में। अभी रिसेंटली होली का जो हमारा पर्व है वो कंप्लीट हुआ है। होली के बारे में एक अच्छी बात क्या है, और चाहे वो हम बोरदोवा की बात करें या बारपेटा की बात करें, कि ना इस ये ना किसी पर्टिकुलर रिलीजन किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी की बात नहीं है। ये ना हमारे कंपोजिट ह्यूमन हमारे कंपोजिट इंडियन कल्चर की बात होती है, जहाँ पे लोग अपने अलग अलग धर्म के अलग अलग कम्युनिटी के लोग एक साथ मिलकर होली का ये त्योहार मनाते हैं। आज हम इसकी बात करेंगे। द सेकेंड टॉपिक वुड बी अबाउट द लिटरेरी ट्रेजेक्टरी ऑफ आसाम, कि आसाम में लिटरेसी को लेकर क्या क्या ट्रेजेक्टरल ग्रोथ हुआ है, कितने प्रोग्रेस हुए हैं, क्या चैलेंज रहा है, क्या आसाम का लिटरेसी का अभी रेशियो है, इंडिया में जो एवरेज है, नेशनल एवरेज है, उसके कंपैरिजन में कहाँ स्टैंड करता है। ये सब बातें भी आपको ढूंढनी है, आपके लिए आज होमवर्क भी काफी रहेगा। द थर्ड टॉपिक वुड बी आसाम सिस्मिक रियलिटी एंड प्रिपेयर्डनेस। सिस्मिक एक्टिविटी को लेकर सिंपल शब्दों में बोले तो अर्थक्वेक को लेकर क्या रियलिटी एंड प्रिपेयर्डनेस होती है, क्या है आसाम के लिए, वो हम डिस्कस करेंगे। जीएस पेपर 1 और 5 से रिलेटेड। इसे आप रिलेटेड क्वेश्चन पेपर 3 में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं वैसे। एंड देन वी विल डिस्कस द जियोपॉलिटिकल रिस्क इन आसाम्स टी एक्सपोर्ट। अभी यूएस इजराइल वर्सेस ईरान का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जिसके वजह से अफेक्ट होने के चांसेस हैं, वहां से ना आसाम के टी जो एक्सपोर्ट है उसका एक लार्ज सेक्शन वहां से पास करता है। तो ये चारों मेन टॉपिक आज हम लोग मेंस के पर्सपेक्टिव से डिटेल में डिस्कस करेंगे और फिर प्रीलिम्स के प्रैक्टिस क्वेश्चन भी रहेंगे। ओके। नाउ हम रीड एंड रिफ्लेक्ट सेक्शन की बात करें तो आज मैंने दो आर्टिकल्स आपके लिए रीड एंड रिफ्लेक्ट सेक्शन में ऐड किए हैं, जिन्हें आपको पढ़ना है और अपनी अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी बढ़ानी है, सो दैट आप एसे राइटिंग में या जीएस के आंसर राइटिंग में इसका यूज कर सकें। जो पहला आर्टिकल है वो द हिंदू के मार्च 6 एडिशन का है, जहां पर एक बड़ा अच्छा आर्टिकल लिखा गया दैट इज सुप्रीम कोर्ट डूइंग एनफ टू टैकल हेट स्पीच। हेट स्पीच जो किसी भी कम्युनिटी, किसी भी संप्रदाय, किसी भी ग्रुप के लोगों के लिए हो, क्या उसको रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट एनफ प्रयास कर रहा है या नहीं, एनफ स्टेप्स ले रहा है या नहीं। बड़े अच्छे ये आर्टिकल्स हैं, ये ना आपको ऐसे वगैरह में भी काम आएंगे, इवन इंटरव्यू में भी ऐसे जो भी कंटेंट होता है ना वो आप आंसर्स देने में यूज कर सकते हो। और सेकंड, इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल है एक्सप्लेन्ड सेक्शंस का, ओपिनियन सेक्शन का, जहाँ पे शशि थरूर जिनको फॉरेन रिलेशन से लेकर इनका काफी अच्छा एक्सपीरियंस है, इवन एम्बेसडर तक रहे हैं, राइट। एम्बेसडर मिनिस्टर रहे हैं एक्सटर्नल अफेयर्स के। तो शशि थरूर साहब ने बड़ा अच्छा लिखा दैट आवर स्टेक्स आर हाई इन वेस्ट एशिया एंड दिल्ली मस्ट कॉल फॉर डिप्लोमेसी एंड डी एस्केलेशन। कि वेस्ट एशिया में ये जो डिस्टर्बेंस चल रहा है, ईरान वाले पार्ट की जो बात कर रहे हैं, वहां पे ना इंडिया के स्टेक्स काफी हाई हैं और इंडिया को जरूर जल्द से जल्द डिप्लोमेटिकली डी एस्केलेशन का प्रयास करना चाहिए। तो ये दोनों आर्टिकल रीड एंड रिफ्लेक्ट सेक्शन के बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जो आप द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज़पेपर वाले सेक्शन में जाकर पढ़ सकते हैं। अब हम अपने पहले टॉपिक पर आते हैं। तो आज हम दोलोत्सव की बात करेंगे, इसके रिलेवेंस, इसके कल्चरल रिलेवेंस, इसका प्रेजेंट रिलेवेंस क्या है उसकी बात करेंगे। आप यहाँ पर एक पिक्चर देख सकते हो, एक इमेज जो रिसेंट के इवेंट्स का है, राइट। रिसेंट के होली सेलिब्रेशन की है, मतलब नॉट जस्ट नेसेसरी कि दिस ईयर हो, दिस ईयर लास्ट ईयर, ऐसे इमेजेस हैं। हम यहाँ पर मेन सेंटर बात करेंगे होली सेलिब्रेशन के लिए दो जगहों की, बोरदोवा थान एंड बारपेटा सत्र के बारे में। तो देखिए, आपका पहला काम क्या है ना, कि आप बारपेटा के बारे में, बोरदोवा के बारे में ना आप नॉलेज इकट्ठा करें, क्योंकि आज ना हम लोग होली सेलिब्रेशन या यहाँ पे जो डोल उत्सव होता है उसकी बात करने वाले हैं। बट इनसे रिलेटेड ना फैक्चुअल क्वेश्चंस भी प्रीलिम्स में आते हैं। सो दैट्स व्हाई इट इज रिक्वायर्ड कि आप इन दोनों प्लेसेस के बारे में जो भी करंट में कोई डेवलपमेंट हो रहा हो या हिस्टोरिकल कोई चीजें रिलेटेड मेंशन हो जो आपके सिलेबस का पार्ट हो, आप इसको पढ़िए और नॉलेज गैदर कीजिए अपने फिल्म्स के लिए भी। ओके। हम आते हैं हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस की। तो हम बोर्दोवा फाउंडेशन की बात करें तो इट वाज दिस ट्रेडिशन, द ट्रेडिशन ऑफ बोर्दोवा फाउंडेशन वाज स्टार्टेड बाय नन अदर देन बट द रेस्पेक्टेड रिवर्ड सेंट श्रीमंत शंकर देव जी। इन्होंने ही डोल सेलिब्रेशन की शुरुआत की थी बहुत पहले, अपने लगभग 21 साल के एज में ही। कहा जाता है कि तभी से देखो, जो संत लोग होते हैं ना, जो ऐसे परमात्मा संत लोग होते हैं, इनके लिए ना एज मायने नहीं रखता है। कम उम्र से लेकर जब तक धरती पर इनकी आयु रहती है, तब तक ये हमें ना नई नई चीजें सिखाते हैं। जैसे ये कम्युनिटी सेलिब्रेशन की बात करना, कुछ ऐसा ही गुरु नानक देव जी के साथ था, जिन्होंने लंगर के बारे में सिखाया लोगों को।
तो अपने लगभग 21 साल के ही एज में, अराउंड 21 ईयर्स के ही एज में, राइट, ही पर्सनली बिल्ट द फर्स्ट दोल प्लेटफॉर्म और लोगों को ना दोल सेलिब्रेशन के बारे में सिखाया। आगे जाकर वहां पर जब एक्सकेवेशन हो रहे थे तो वहां पे लॉर्ड विष्णु के, गोविंद के इमेजेस मिले। इमेजेस मतलब स्टैचू के काइंड में, ऐसे आप देख सकते हो इस देखो ये इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से, कि यहाँ जब आगे एक्सकेवेशन हुआ तो लोगों को भगवान विष्णु का एक इमेज मिला, है ना। यहाँ पे हम देख रहे हैं श्रीमान शंकर देव जी महाराज को कि इन्होंने किस तरह से दोल की स्थापना की और दोल सेलिब्रेशन सेटअप किया। तो ये ना एक क्रोनोलॉजी आप समझ सकते हो कि इस तरह से हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस हिस्टोरिकली इसकी स्टार्ट हुई। फिर हम बौरपेटा की बात करें तो बौरपेटा जिसका एस्टेब्लिशमेंट श्री मथुरा दास बुराता जी ने 16th सेंचुरी में किया, एंड देन इट प्रिजर्व्ड द रिचुअल सिस्टम एज वेल एज द कल्चरल जेनेसिस, द कल्चरल रूट्स ऑफ होली सेलिब्रेशन, राइट। इवन उस टाइम में भी जब असम पॉलिटिकल अनरेस्ट के टाइम पीरियड से चल रहा था, उस टाइम में भी कल्चर को टाइटली होल्ड करके रखने का काम बौरपेटा सत्र ने किया, राइट। एंड सो इट शोज द यूनिटी। हालांकि आगे जाकर कुछ डिविजन्स भी होंगे, इंटरनल डिविजन्स जिसको बोलते हैं, जो स्प्लिट हुआ, राइट, स्प्लिट ऑफ बोर्दोवा इनटू नरोवा एंड सोलागुरु सत्र, बट इसके बाद भी एक कल्चरल यूनिटी इन दोनों सत्र में भी मेंटेन करके रखे गए, इंटरनल डिविजन्स के बाद भी। बाकी सेलिब्रेशन की हम बात करें तो सेलिब्रेशन यूजुअली 3 डे का एक रिचुअल पैटर्न होता है, राइट, जिसमें सबसे पहले गंध उत्सव मनाया जाता है, फिर उसके बाद जो मेन सेलिब्रेशन होता है वो पूर्णिमा के रोज होती है ना, और फिर फाइनली डोल यात्रा निकाली जाती है जिसमें लोग गाते गुनगुनाते हुए, है ना, भगवान को लेकर, भगवान की प्रतिमा को लेकर, उनकी इमेज को लेकर, राइट, अच्छे से सेलिब्रेट करते हुए लोग निकलते हैं। और ये जो तीनों स्टेज है, गंध उत्सव है ना, द मेन प्रिंसिपल सेलिब्रेशन है, और जो डोल यात्रा है, इसमें लोग एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं, भगवान को पुष्प अर्पित करते हैं, नाम जपते हैं, कीर्तन होता है ना, जो ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट है खोल एंड ताल उन सबको बजाते हैं। मतलब कल्चरली, है ना, कल्चरली हम उसके बाद देखें तो जो हमारे इंडियन कल्चर में जो म्यूजिक है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, राइट, यूज ऑफ नेचुरल कलर्स हैं, फ्लावर्स हैं, वो सारी चीजें इंक्लूडेड होती हैं। ये जो 3 डे का अपना जो एक रिचुअल पैटर्न डिसाइड किया जाता है, तो कल्चरली तो है ही। कल्चरल के साथ साथ ना हम ना जो हमारा इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है उसको भी प्रिजर्व करके रखते हैं, कि नेचुरल कलर्स को यूज करना, फ्लावर्स को यूज करना, ये सारी चीजें, राइट। ठीक है। अब ये इमेज के थ्रू तो आपको जो समझाया गया, आप एक बार इमेज को भी, है ना, आप ये इमेज को याद रख सकते हो। इस इमेज को आप बस ये इमेज ध्यान रख करिए, जिस तरह से यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप दिखाया गया है, इस इमेज के थ्रू भी आप याद रख सकते हैं कि अच्छा ये प्रोसेस है, और मेंस में हम इस इमेज को ध्यान में रखकर भी अपने आंसर्स लिख सकते हैं। अब हम चलते हैं इसके प्रेजेंट सोशियो कल्चरल रेफरेंस की बात करें, इंपॉर्टेंस की बात करें, तो ऑब्वियसली श्रीमंत शंकर देव जी ने और फिर आगे जो आने वाले जो हमारे संत महात्मा थे, इन लोगों ने जो एक नया वेस्टर्नाइट कल्चर की जो नींव रखी, जो सिखाया लोगों को सत्र के बारे में, सत्र के इम्पोर्टेंस के बारे में, वो कास्ट बैरियर्स, ये सारी चीजों को खत्म किया। रिचुअल्स हैं बट वो रिचुअल्स ना रिजिड रिचुअल्स नहीं है, तो रिजिड रिचुअल्स को रिजेक्ट किया गया, लिबरल रिचुअल्स अडॉप्ट किए गए जिसमें किसी को भी अडॉप्ट करने में दिक्कत ना हो। आर्ट को प्रिजर्व किया गया, है ना। क्षत्रिय कल्चर इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द दोल सेलिब्रेशन और द होली सेलिब्रेशन। परफॉर्मली एकदम प्रोपरली क्षत्रिय डांस हर कोई नहीं परफॉर्म कर सके, बट क्षत्रिय डांस के अलावा एक क्षत्रिय कल्चर भी है, राइट, जिसका ही पार्ट माना जाता है भावना, जिसको हम ट्रेडिशनल थिएटर इंग्लिश में बुला सकते हैं, एंड होली गीत, ये सारी चीजों को भी प्रिजर्व एंड परफॉर्म किया जाता है, राइट। फेस्टिविटी की जहां तक बात है, तो देखो आजकल क्या है, होली के साथ या दिवाली के साथ या किसी भी सेलिब्रेशन के साथ इसका मार्केटाइजेशन भी हुआ है, बट जहां सत्र में बौरपेटा में जहां इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है, या बाकी सत्रों में जहां सेलिब्रेट किया जाता है, वो ना मार्केटाइजेशन नहीं है, वो इनर डिसिप्लिन है, वो इनर कल्चर को शो कर रहा है, right, as well as the identity, right. It serves as a living bridge between history and faith, and acting as a cornerstone of Assamese Vaishnavite identity. पास्ट में जो हमारे संत लोगों ने, संत महात्माओं ने जो काम किया और प्रेजेंट में आज हम इसे सेलिब्रेट करते हैं, तो ये ना एक लिविंग ब्रिज का काम करता है, कि हम उन संत महात्माओं के काम को आज भी प्रिजर्व करके रखा है हमने, और अपने आगे आने वाली जनरेशन को भी हम वो ट्रांसफर करेंगे, right, as well as the spiritual or some people say it mythological synthesis। जैसे होलिका दहन की जो परंपरा होती है उसको अलग अलग तरीके से मनाया जाता है, उससे रिलेटेड गीत गाए जाते हैं, है ना, कहीं पर होलिका दहन किया जाता है। जैसे जो इंडिया का नॉर्दर्न पार्ट है वहां पे होलिका दहन किया जाता है होली के एक रोज पहले शाम में। कुछ पार्ट है जहाँ पे होलिका दहन नहीं होती पर गीत गाए जाते हैं। भगवान प्रहलाद, जो प्रहलाद थे,
राइट। प्रहलाद की कहानी बताई जाती है कि किस तरह से होलिका ने उनको जलाने की कोशिश की, पर भगवान विष्णु के आशीर्वाद से वो भगवान विष्णु का नाम लेते रहे प्रहलाद, और फिर उनकी जान बचती है ना। फिर भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की बात बताई जाती है। तो ये सारी चीजों का भी जेनेसिस है, राइट। डिफरेंट नैरेटिव्स रिलेटेड टू लॉर्ड कृष्ण, है ना, लॉर्ड कृष्ण से रिलेटेड, गोपियों के साथ उनकी रासलीला से रिलेटेड, राइट। कामदेव से रिलेटेड जो उनके लाइफ के इवेंट्स हैं, जो विष्णु पुराण में लिखे हों या अलग अलग टेक्स्ट में लिखे हों, उन सारी चीज़ों को सुनाया जाता है, उनसे रिलेटेड गीत गाए जाते हैं, जिससे एक तो हमारी इनर प्योरिटी भी होती है, और साथ ही साथ आगे आने वाली जनरेशन, जो प्रेजेंट जनरेशन है जो आगे आएगी, वो भी इन चीज़ों को सीख सकती है ना। ये जैसे देखो प्रहलाद की ये स्टोरी है, तो यहाँ कितनी अच्छी सीखने की बात है कि बस एक छोटा सा बालक जिसका भगवान पे इतना ज्यादा भरोसा था कि वो बस भगवान का नाम लेते रहा, और फिर अग्नि भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाई। तो ये सब ना सीखने लायक है, ये ना हमारे फेथ को ना और मजबूत बनाने का काम करती है। ठीक है। ओके। सो ये हमें अपने प्रेजेंट, आज हम बात कर रहे थे, डोलोत्सव की बात कर रहे थे, बोरपेटा सत्र एंड बोरदोवा थान में, उससे रिलेटेड ही प्रेजेंट सिग्निफिकेंस है। बाकी बोरपेटा सत्र के बारे में, बोरदोवा थान के बारे में, और अलग अलग जहाँ पर भी ऐसे सत्र हैं जहाँ पर होली से रिलेटेड, आज हम होली की बात कर रहे हैं, आप एग्जाम्पल्स, आपको भी जो इंडिविजुअल एग्जाम्पल्स मालूम है, आप इस मेंस के आंसर्स में उसको मेंशन कर सकते हो, और इन थान के बारे में, सत्र के बारे में खुद से भी पढ़कर जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आप गैदर करके अपने प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में भी यूज कर सकते हैं। ओके। ये मेंस का पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल लिखो और लिखकर हमसे अपने टीचर से इंग्लिश में या एसएमएस में इवेलुएट करवाओ। और ये रहा पहला प्रीलिम्स बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिसका आंसर तुम्हें सिंसियरली कमेंट सेक्शन में करना है। मैं एक चीज देख रहा हूँ एस्पिरेंट को कि ये आसाम प्रहरी देख तो रहे हैं, बट प्रीलिम्स का आंसर करना और मेंस का आंसर राइटिंग करना ये ना तुम लोगों ने कम कर दिया है। देखो बाबू, सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा, आपको प्रीलिम्स के एमसीक्यू भी बनाने पड़ेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, और मेंस के आंसर्स भी लिखने कर पड़ेंगे, तब जाके इंप्रूवमेंट होगी। सो ये कीजिए, काम चोरी मत कीजिए यहाँ पर। ओके। Come to the next topic. The next topic is about the literacy trajectory of Assam. क्या प्रोग्रेस हुआ है लिटरेसी को लेकर असम में, और क्या चैलेंजेस अभी भी हैं, हम इन दोनों को डिस्कस करेंगे, और फिर हम उसके बाद वे फॉरवर्ड पर भी जाएंगे। ठीक है, अभी हम लोग वे फॉरवर्ड को भी डिस्कस करेंगे। चलिए, हम ओवरऑल ट्रेंड की बात करें, आप यहाँ पे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को देख सकते हैं, जिन्होंने बिल्कुल एडुकेशन को इंप्रूव करने के लिए काफी बढ़िया, काफी बेहतर काम किया है। आज हम पढ़ते हैं पहला कि असम में ओवरऑल ट्रेंड क्या है। तो हम ना 2001 और 2011 के सेंसस को कंपेयर करेंगे। हालांकि 11 के बाद अब नया सेंसस भी कुछ समय के बाद हमारे पास आ जाएगा, तो हम देखेंगे कि और ज्यादा प्रोग्रेस हो सका है, राइट। 2001 के सेंसस की बात करें तो तभी असम में लिटरेसी रेट 63.25% थी, जिसमें मेल लिटरेसी रेट 71.28% एंड फीमेल लिटरेसी रेट 54.61% रहा। मतलब जेंडर गैप 16% का था। बट 2011 का सेंसस बोल रहा है दैट लिटरेसी रेट 72.19% है, जिसमें मेल का 77.85%, मतलब मेल का भी ओवरऑल बढ़ा, फीमेल का भी 66.2% बढ़ा, और जो जेंडर गैप है वो भी कम होकर 11.5% हो गया। इसका मतलब 2001 से लेकर 2011 तक आसाम अपने लिटरेसी रेट के ट्रेजेक्टरी में ना फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। दैट्स अ वेरी गुड थिंग, कमेंडेबल थिंग। और आपको ना ये याद रखना है, मेंस में ना आपको इस तरह से डाटा कोट करने हैं। एग्जैक्टली नहीं भी याद रहे तो आप ऐसे लिख सकते हो दैट द जेंडर गैप इन लिटरेसी रेट हैज डिक्रीज्ड फ्रॉम द सेंसस ऑफ 2001 टू 2011। समझ रहे हो, ऐसे करके मेंस में स्टेटमेंट्स बना के आंसर लिखने होते हैं। चलिए, अब हम सॉरी, अब हम बात करेंगे कि क्या गवर्नमेंट के मेन इनिशिएटिव्स हैं, क्या की ड्राइवर्स हैं जिससे लिटरेसी में ये इंप्रूवमेंट हुआ, क्या प्रोग्रेस होने के पीछे रीजन क्या है। तो सबसे पहले हम सर्व शिक्षा अभियान की बात करते हैं कि ये जो सर्व शिक्षा अभियान है या मिड डे मील स्कीम है, मिड डे मील स्कीम से रिलेटेड प्री सिक्योर में भी मैंने तुम्हें एक रोज सेशन करवाया था। तो सर्व शिक्षा अभियान हो गया, मिड डे मील स्कीम है, समग्र शिक्षा है, ये सारी इनिशिएटिव्स है ना राज्य सरकार ने, अलग अलग राज्य सरकारों ने, नॉट ओनली जस्ट इन आसाम बट इन डिफरेंट स्टेट्स इन इंडिया, दे हैव रियली वर्कड अपॉन एजुकेशन। और ये कमेंडेबल बात है हर राज्य की सरकारों का कि उन्होंने ना इन स्कीम्स को अच्छे से इंप्लीमेंट करवाया। सेंट्रल गवर्नमेंट की भी तारीफ की जानी चाहिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट राज्य सरकारों के साथ या यूनियन टेरिटोरीज के साथ मिलकर उन्होंने पढ़े भारत बड़े भारत जैसे इनिशिएटिव को अच्छे से इंप्लीमेंट करवाया। न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम की बात करें, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम विच लॉन्च्ड बाय द स्टेट लिटरेसी मिशन अथॉरिटी इन लेट 2023 with the ambitious target of making Assam 100% literate। यहाँ पे असम स्पेसिफिक आप एक एग्जांपल लिख सकते हो कि असम का ये जो स्टेट लिटरेसी मिशन अथॉरिटी है, जिसने ये टारगेट रखा है कि हम असम में 100% लिटरेसी लेकर आएंगे, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। तो इसके ना अलग से भी आप प्रोविजंस ढूंढिएगा कि इसके क्या क्या प्रोविजंस है, हो सकता है प्रीलिम्स वहां से एमसीक्यू बने।
ठीक है, होमवर्क करना है। दैट्स व्हाई मैंने बोला कि आज मैंने होमवर्क करने के लिए तुम्हें काफी कुछ दिया है, तो ये सब होमवर्क भी आपको करना है। जैसे आपको मैंने बोला कि बॉरपेटा सत्र के बारे में पढ़ना है, इंफॉर्मेशन गैदर करना है, तो वो होमवर्क है। यहाँ पर भी एक होमवर्क की स्टेट लिटरेसी मिशन अथॉरिटी के बारे में आपको पढ़ना है, जिसका टारगेट 100% लिटरेसी रेट रखा गया आसाम में। या ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के बारे में पढ़ना है, जो कि प्राइमरी एजुकेशन को इंप्रूव करने के लिए है। तो ओवरऑल ये सारे जो इनिशिएटिव्स हैं, इन सारे इनिशिएटिव्स को प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट करवा के स्टेट में 2001 से 11 के बीच और 2011 से बाद आगे प्रेजेंट में एजुकेशन के स्टेटस को, जेंडर गैप को कम करने की कोशिश की गई है। ओके, बट देयर आर सम चैलेंजेस एज वेल। अभी भी कुछ चैलेंजेस हैं, जैसे आसाम में लिटरेसी रेट नेशनल एवरेज से कम रही है। क्यों कम है वो तो हम देखेंगे। उसके लिए चैलेंजेस है कि अर्बन रूरल गैप है। बाय द वे, अभी तुमको क्या काम करना है, अभी आप ये काम करोगे, द लिटरेसी रेट इन आसाम इन 2025, अगर 2026 का नहीं मिले तो 2025 ढूंढोगे, एंड द नेशनल लिटरेसी रेट इन 2025, ये दोनों आप ना ढूंढोगे और ढूंढ कर फिर देखोगे कि क्या गैप है। ठीक है, दैट गैप यू मस्ट नोटिस। बाकी उसके पीछे एक मेन रीजन देखो क्या हो जाता है, अर्बन और रूरल गैप। जैसे कामरूप मेट्रोपॉलिटन रीजन की बात करें तो यहाँ तो लिटरेसी रेट काफी अच्छा है, 88.66% है, वेरी गुड। बट व्हेन वी सी धुबरी डिस्ट्रिक्ट तो यहाँ 74% है। हम मनकाचार रीजन की बात करें वहां पे कम दिखता है। तो कई ऐसे रीजन हैं, ये जो अर्बन रूरल डिवाइड है, जिसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट होने की भी जरूरत है। या हम करें तो कई जो टी गार्डन रीजन है वहां पर भी एडुकेशन के लिए और ज्यादा सरकार को और साथ ही साथ जो लोकल यूनिट्स हैं उनको और ज्यादा वर्क करने की जरूरत है, जिससे कि एडुकेशन का स्टेटस ना यूनिफॉर्म हो सके। राइट। दूसरा एक प्राइमरी रीजन रह गया आसाम में क्या, कि ड्रॉप आउट रेट्स काफी ज्यादा रहे। लोअर प्राइमरी ड्रॉप आउट रेट्स इंक्रीज फ्रॉम 3.1% टू 8.49% इन 2023। और ये ना कंसर्निंग फिगर है कि 2018-9 में प्राइमरी स्कूल्स में ड्रॉप आउट रेट 3.1% था, लेकिन 2022-23 में ये 8.49% हो गया। तो इसके पीछे क्या क्या रीजन हो सकता है? इसके पीछे एक रीजन ये हो सकता है कि बच्चों को स्कूल जाने के लिए ना लंबी दूरी ट्रेवल करनी पड़ रही है। तो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स को तो स्कूटी देने का सरकार काम कर रही है, पर जो हमारे प्राइमरी स्कूल के बच्चे वो स्कूटी या साइकिल से तो जा नहीं पाएंगे, तो उनके लिए बस की सुविधा होनी चाहिए, रिक्शा की सुविधा होनी चाहिए। तो अगर सरकार ये फैसिलिटी देने का काम करे तो ये जो ड्रॉप आउट रेट है जो बढ़ रहा है इसको हम कंट्रोल कर सकेंगे, है ना। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यूज होना कि भाई स्कूल्स में प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटी होनी चाहिए, स्पेशली गर्ल्स के लिए प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटी होनी चाहिए, एज वेल एज बॉयज के लिए भी। राइट। टीचर का शॉर्टेज होना, है ना। पीटीआर, पीटीआर मतलब यहाँ पे पेरेंट टीचर्स मीटिंग नहीं है, यहाँ पे पीटीआर का मतलब क्या है, पुपिल टीचर्स रेशियो। पुपिल टीचर्स रेशियो 23.1 है, जिसको ना सही करने की जरूरत है कि पुपिल टीचर्स रेशियो और सही हो। 23 स्टूडेंट्स पे एक टीचर नहीं, उससे ज्यादा हमें चाहिए, है ना। हमें ज्यादा टीचर्स चाहिए। सरकार को इसलिए ना ज्यादा रिक्रूटमेंट की जरूरत है। देखो कई बार क्या होता है ना कि सरकार की तरफ से या कुछ पॉलिटिशियंस की तरफ से कई ऐसे स्टेटमेंट दिए जाते हैं जो पॉपुलर नेचर्स के होते हैं, बट पॉपुलर नेचर के स्टेटमेंट के बजाय उनको क्या ध्यान देना चाहिए कि जहां जहां पर गैप है उसको फिल किया जाए। इसके लिए पीपीपी मॉडल पे अगर काम करना पड़े तो सरकार को वो भी करना चाहिए। जब हम एयरपोर्ट पे पीपीपी मॉडल ला सकते हैं तो हम स्कूल्स में, इंस्टीट्यूशंस में, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी में पीपीपी मॉडल क्यों नहीं ला सकते हैं? तुम बताओ, बात सही है कि नहीं? राइट। तो ये सारी चीजें हैं जिन पर वर्क करके ना हम इन चैलेंजेस से डील कर सकते हैं। एंड सो द वे फॉरवर्ड, एक तो प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन ऑफ एनईपी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन जरूरी है ही। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, जैसा मैंने अभी बोला ना कि टी गार्डन रीजन्स में या बाकी किसी रीजन्स में जहां पर अगर लिटरेसी रेट कम है या ड्रॉप आउट रेट ज्यादा हो रहा है, तो लोकल कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन जरूरी है, जो कि मिजोरम में इंश्योर किया गया, पास में ही है, नॉर्थ ईस्ट में ही। और केरला में इंश्योर किया गया। केरला कई मामलों में भारत को लीड करता है। ठीक है। दूसरी तरफ अर्बन रूरल गैप को कम करना, डुबरी डिस्ट्रिक्ट या बाकी किसी भी रीजन में अगर वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की दिक्कत है, फंडिंग की प्रॉब्लम है, बाकी फैसिलिटीज कम है, तो वो चीजें सही करनी हो, है ना। पीटीआर रेशियो को, पुपिल्स टीचर्स रेशियो को सही किया जाए, पीपीपी मॉडल को यूज किया जाए। सरकार एडुकेशन के लिए पीपीपी मॉडल भी यूज कर सकती है, सिर्फ एयरपोर्ट और रेलवे के लिए करें वैसा जरूरी नहीं है। तो देर आर सम थिंग्स जहाँ पे सरकार को अभी वर्क करने की जरूरत है। ये हमारे मेन वे फॉरवर्ड हो गए। ओके। एंड सो नाउ इन सब पे बेस्ट आपके लिए एक 250 वर्ड्स का क्वेश्चन है यहाँ पे। पहला जो क्वेश्चन मैंने दिया था वो 150 वर्ड्स का था, जिसको 2 पेज में लिखना था, और ये दूसरा है 250 वर्ड्स का क्वेश्चन, जिसको आप 3 to 4 पेजेस में लिखोगे। ठीक है, फाइन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, असम की सिस्मिक रियलिटी, क्या प्रिपेयर्डनेस है अर्थक्वेक को लेकर, उस पर। तो जब हम बात करें तो ये जो आर्टिकल था, इस आर्टिकल में बड़े अच्छे से मेंशन किया गया कि असम ने एक्सट्रीम वल्नरेबिलिटी वाले जोन में है। राइट। हिस्टोरिकली हमने 1897 में या 1950s वाले रीजन में हमने देखा है कि अर्थक्वेक के झटकों से कितना ज्यादा नुकसान होता है। तो हम प्रेजेंट में इस आर्टिकल में बात की जा रही थी कि क्या प्रेजेंट में भी तैयारियां पूरी हैं कि नहीं है।
सबसे पहले हम स्टेटस देख लें। तो स्टेटस की हम बात करें तो इंडिया यूरेशियन प्लेट के कोलिजन के वजह से यहाँ पर ना अर्थक्वेक के ज्यादा चांसेस होते हैं। दूसरी तरफ सेडिमेंट्री एम्प्लीफिकेशंस भी, सिंस ब्रह्मपुत्र और बराक रिवर्स है, तो ये ना यहाँ पे इनके सेडिमेंट्स पर ही कई रीजन्स बसे हुए हैं। और जो सेडिमेंट्स वाला पार्ट होता है ना वो लूज होता है गाइज। तो अर्थक्वेक के केस में ना ये सेडिमेंट्स वाला पार्ट बहुत जल्दी यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना है वो टूट कर बिखर जाएगा। दूसरी तरफ हाई मैग्नीट्यूड हिस्ट्री भी है। 8.0 प्लस मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक ऑब्जर्व किए जा चुके हैं पास्ट में। सॉइल लिक्विफिकेशन रिस्क, अब ये सॉइल लिक्विफिकेशन रिस्क क्या है, तो वही अगेन ये सेडिमेंट्री एम्प्लीफिकेशन था ना, उसको हम सॉइल लिक्विफिकेशन से कनेक्ट करते हैं कि तेज बारिश होना, ब्रह्मपुत्र बराक जैसे रिवर्स का या बाकी रिवर्स का इनकी ट्रिब्यूटरीज का फ्लो होना। अब जब जो सैंड जो हमारा सॉइल है वो पहले से सेडिमेंट्री सॉइल है तो ना वो लूज रहता है। बारिश के वजह से फ्लड के वजह से ना वो जो लूज सॉइल है वो काफी जल्दी सिंक हो जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा। दूसरी तरफ फॉल्ट लाइन कॉम्प्लिसिटी भी, राइट, द रीजन इज क्रिस क्रॉस्ड बाय सेवरल एक्टिव लोकल फॉल्ट्स लाइक कोपिली फॉल्ट। इनके फॉल्ट जोन पर बसने के वजह से जहां पर अर्थक्वेक के ज्यादा चांसेस होते हैं, प्लेट बाउंड्री जहां पर प्लेट बाउंड्रीज या प्लेट्स के बीच जब जहां पर कॉलिजन होगा वहां पर सॉरी वहां पर कॉलिजन होने की वजह से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चरल लॉस और एज वेल एज लाइफ का लॉस, ह्यूमन लाइफ का लॉस, दोनों लॉस ज्यादा होने के रीजन चांसेस बनते हैं, राइट। क्लासिफिकेशन की बात करें तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जोन 5 में क्लासिफाई करता है, जोन 5 में वेरी हाई रिस्क जोन में क्लासिफाई करता है आसाम को, राइट। दिस इज द हाईएस्ट ट्रेजेक्टरी, हाईएस्ट कैटेगरी है ये अर्थक्वेक प्रोन के लिए, जोन 5। मेजर हिस्टोरिकल अर्थक्वेक का यहाँ पर एक रिकॉर्ड है, आप देख सकते हो 1907 का 8.2 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था। तो इट वाज वेरी ह्यूज, है ना। 1950 में भी हम 8.6 का देख चुके हैं, 2021 में 6.4 एंड 2025 पिछला साल तो मतलब यहाँ तो हमें कंटिन्यूअस झटके मिलते रहे, राइट, 5.8 में भी। और हम पढ़ते हैं जोन 5 में, तो जोन 5 में ना 7.0 और इससे ग्रेटर के अर्थक्वेक्स आ सकते हैं, ठीक है। इवोल्यूशन की हम बात करें, ये जो हम BIS के अकॉर्डिंग जोन 5 की बात कर रहे थे, पर इसमें कुछ नया चेंजेज हुआ है। जैसे जोन 6 को इंट्रोड्यूस किया गया। जोन 6 जो है ना ये और ज्यादा हाईली अर्थक्वेक प्रोन रीजन्स में को इंक्लूड किया जाएगा, जिसमें हिमालयन फुटहिल्स एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया के जोन्स इंक्लूड किए गए हैं जोन 6 में, ठीक है। 5 से एक और स्टेप बढ़ाकर इसमें पेहा मेथड यूज किया गया है। पेहा मेथड देखो बड़ा अच्छा मेथड है। पेहा मेथड क्या, प्रोबेबिलिस्टिक अर्थक्वेक हैजार्ड असेसमेंट फॉर बेटर रिस्क प्रिडिक्शन, कि हम पहले से ही ना अर्थक्वेक का क्या हजार्ड होगा, यहाँ पर मैं जो तुम्हें पहले रीजन बता रहा था कि सेडिमेंट्री एक्यूमुलेशन यहाँ ज्यादा है, सॉइल का लिक्विफिकेशन हो जाता है ना, हम फॉल्ट लाइन पर बसे हैं हमारा कई रीजन, तो इन सब से ना हम पहले ही प्रोबेबिलिस्टिक ही असेसमेंट कर लेंगे कि अच्छा अर्थक्वेक आने की वजह से जहां पर फॉल्ट लाइन से या जहां पर सेडिमेंट्स बसे हैं वहां पर क्या चैलेंजेस हो सकते हैं। यही पेहा मेथड में यूज होगा। तो पहले से जब हम रिस्क असेसमेंट करेंगे तो उस रिस्क असेसमेंट के अकॉर्डिंग हम अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके डेवलपमेंट का काम कर सकेंगे। तो बेटर रिस्क प्रिडिक्शन होगा, बेटर रिस्क प्रिडिक्शन से बेटर प्रिपेयर्डनेस होगा और ज्यादा लॉस नहीं होगा, राइट। ये है पेहा मेथड। साथ ही साथ डिटेल्ड बिल्डिंग कैटेगरीज भी, स्ट्रक्चर्स जो ये जो जोन 6 है यहाँ पे ना स्ट्रक्चर्स को 11 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, जिसमें क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक स्कूल्स, लाइक हॉस्पिटल्स, लाइक फ्लाईओवर्स, है ना, ब्रिजेज, डैम्स, इन सबको कैटेगराइज किया गया कि भाई पहले हमें इनको सही तरीके से कंस्ट्रक्शन, इनके रिपेयरिंग और इनके मॉनिटरिंग की जरूरत है। इसके लिए IIT मद्रास, IIT बॉम्बे, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, यहाँ के एक्सपर्ट्स का भी यूज किया जा रहा है। यहाँ के एक्सपर्ट्स के भी जो इनके एक्सपर्ट सजेशन है वो भी इस नए इवोल्यूशन मेथड में, सिस्मिक ये जो जोन 6 इंट्रोड्यूस किया गया है इसमें इनके एक्सपर्ट्स आइडियाज भी इंक्लूडेड, राइट। बाकी हम मॉडर्न एंथ्रोपोजेनिक रिस्क की बात करें कि अब क्या क्या रिस्क है, जैसे अब हम गुवाहाटी की बात करते हैं तो अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन, हिल स्लोप्स पे तुम अपने घर के बाहर भी देखो, अगर आपके घर के बाहर कहीं पर आपको हिल स्लोप्स दिख रहे हैं वहां पे काफी लार्ज लेवल पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुका है। सिंस पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ रही है तो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, वो रीजन्स ना काफी ज्यादा प्रोन होते हैं। हम वेटलैंड्स वाले रीजन में, बिल वाले रीजन में कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, वहां पे लैंड ऑलरेडी लूज है, वहां पे आप कंस्ट्रक्शन करोगे और 7.1 मैग्नीट्यूड का अगर अर्थक्वेक आ गया, भगवान ना करे, अल्लाह वाहेगुरु जीसस ना करे कि 8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया, तो फिर डिजास्टर्स ना अनमैच्ड लेवल पर होगा। कंस्ट्रक्शन कॉम्प्लायंस गैप, जो कॉम्प्लायंस मेजर्स दिए जाते हैं, जो आपको मेजर्स फॉलो करने हैं, जो एक्सपर्ट गाइडलाइंस फॉलो करने हैं, बिल्डर्स उसको फॉलो नहीं करते हैं। और बिल्डर्स को सिर्फ क्यों दोष दे, इंडिविजुअल्स भी नहीं फॉलो करते हैं।
डेमोग्राफिक प्रेशर भी बढ़ रहा है, आसाम के साथ में वही चैलेंजेस है, डेमोग्राफिक प्रेशर ही बढ़ रहा है, अर्बन रीजन्स में ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रहे हैं, इवन रूरल एरियाज में भी जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है वो अनचेक्ड कंस्ट्रक्शन होता है, म्यूनिसपैलिटीज को पैसा देकर, बाकी जो भी हमारे यूनिट्स हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, वहाँ पे करप्शन की वजह से इन मेजर्स को सही से इम्प्लीमेंट नहीं करवाया जाता है, एंड दैट्स व्हाई वी आर हैविंग हाई रिस्क जनरेट हो रहा है, तो इन पे काम करने की जरूरत है, राइट। एंड सो ये सेफ गार्ड्स हैं, तो सेफ गार्ड्स हो गया, रियल टाइम मॉनिटरिंग कर सकते हैं, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स इंक्लूड किया जा सकता है, जो स्कूल्स के लिए, स्कूल्स के साथ साथ जो मैंने अभी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बताया कि हॉस्पिटल्स के लिए, डैम्स के लिए, फ्लाईओवर्स, ब्रिजेस के लिए, वहाँ के आसपास हमको अर्ली वार्निंग सिस्टम को सबसे पहले स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, है ना। सिस्मिक रेट्रोफिटिंग करनी होगी। सिस्मिक रेट्रोफिटिंग क्या, कि जो ओल्ड पब्लिक बिल्डिंग्स है ना, हम उसके आसपास स्टील फ्रेम यूज कर सकते हैं। ये देखो, ये पिक्चर देखो, रेट्रोफिटिंग, स्टील फ्रेम यूज करना, कंक्रीट यूज करना, जिससे कि जो पुरानी बिल्डिंग्स है वो अर्थक्वेक के टाइम में टूटे नहीं, गिरे नहीं, ह्यूमन का लॉस नहीं हो, ह्यूमन लाइफ का लॉस नहीं हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का लॉस नहीं हो, है ना। जापान, ताइवान जैसे लेसन जो हैं, जो कंटिन्यूअस अर्थक्वेक से लड़के इन्होंने नई टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है, हम उनके एक्सपर्टाइज को सही तरीके से यूज करें, सिर्फ पैसा ला के खा नहीं जाए, उसको यूज करें सही से, तब जाके हम एक्चुअली में अपने लिए वे फॉरवर्ड या सेफ गार्ड डेवलप करने का काम कर सकेंगे। ओके, सो नाउ दिस मेंस बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन, राइट, इसके ऊपर ये आपका तीसरा मेंस बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन हो गया। 3 मेंस बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन अभी तक मैंने तुम्हें दिए हैं जो आपको लिखना है, और ये दूसरा प्रीलिम्स बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन भी, ठीक है। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में चाहिए, सबसे चाहिए, सिंसियरली। नेक्स्ट हम चलते हैं लास्ट बट नॉट द लेस्ट टॉपिक अबाउट असम ऑर्थोडॉक्स टी एक्सपोर्ट एंड द राइजिंग जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस। मेनली हम जिस जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस की बात करेंगे वो चैलेंज है यूएस इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। क्यों भैया, क्योंकि यहाँ पर ध्यान दो, ये देखो, ये कर्सर को ध्यान दो, ये कर्सर को ध्यान दो, रफली 41% ऑफ इंडियाज टोटल टी शिपमेंट पास थ्रू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ध्यान देने वाली बात है कि असम का जो 41% तक का जो टी एक्सपोर्ट है ना, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पास करता है, और ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है ना अभी डिस्टर्ब चल रहा है। कभी ईरान की तरफ से बात आती है, कभी यूएसए की तरफ से बात आती है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने वाला है। इससे ना काफी बड़े चैलेंजेस अराइज हो जाएंगे, और सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात नहीं करेंगे, अगर मान लो ये वॉर वाले कंडीशंस रुकते नहीं है, वॉर इंक्रीज होता जाता है, तो जो टी एक्सपोर्ट है ना, वो आसाम की इकोनॉमी का, आसाम के सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर ये टी एक्सपोर्ट अफेक्ट होगा तो इससे सिर्फ इकोनॉमिक लॉस नहीं होगा, इससे कई फैमिलीज का जो उनका डे टू डे उनका जो सब्सिस्टेंस है इकोनॉमी का, वो रुक जाएगा। सो कई टाइप के चैलेंजेस अराइज होंगे, ठीक है। पेमेंट रुक जाएगा, फ्रेजाइल पेमेंट सिस्टम डेवलप होगा, क्योंकि अगर मान लो कोई देश है या फिर कोई बिजनेस यूनिट है, उसका सपोज वो शिप के थ्रू लार्ज शिपमेंट ऑफ टी लेके जा रहा है, और अगर वो डिस्ट्रॉय हो गया तो वो कहाँ से पेमेंट कर सकेगा। समझ रहे हो, ये सारे चैलेंजेस अराइज होंगे अभी करंट जियो पॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से। यहाँ पे ब्रीफली मैंने आसाम टी की हिस्ट्री भी मेंशन कर रखी है, ये ब्रीफली है, इसके बारे में आपने अलग अलग क्लासेस में पहले भी पढ़ा होगा, राइट। तो आपके पास पहले से जो इन्फॉर्मेशन है आप उसको भी एक बार फिर से रिवाइज कर सकते हो। चलिए, तो ये चैलेंजेस को यहाँ पे इमेज के फॉर्म में भी एआई की हेल्प से बड़े अच्छे से रिप्रेजेंट किया गया है, देख लीजिए कि ईरान कंज्यूम्स अराउंड 50% ऑफ ऑर्थोडॉक्स प्रोडक्शन। वाह भाई, मतलब हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से लगभग 41% तक शिपमेंट भी करते हैं, और ईरान जो है वो 50% तक असम का जो ऑर्थोडॉक्स टी है वो यूज भी करता है। अब वहां पे डिस्टर्बेंस रहेगा तो हमारे टी का डिमांड तो कम हो जाएगा ना बाबू, राइट। प्रोडक्शन साइकिल भी कम होने के चांसेस है, क्योंकि कंटिन्यूअस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से डिमांड कम होगा, प्रोडक्शन अफेक्ट करेगा, वो भी पीक सीजन में। जब पीक सीजन है तभी प्रोडक्शन अफेक्ट होना है, सैंक्शंस लग सकते हैं कुछ देशों के ऊपर, है ना, पेमेंट हमारा सफर कर सकता है। तो दीज आर द चैलेंजेस, ये इमेज को ध्यान रखिए, ये इमेज आपको ना आपके कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करने में हेल्प करेगा, है ना, आंसर्स लिखने में हेल्प करेगा। ये 4 हेडिंग्स हो गई, इन 4 हेडिंग्स को 2-2 3-3 लाइन में लिखना है, आराम से 150 वर्ड्स का 250 वर्ड्स का आंसर बन जाएगा। बाकी अब हम जरा रीजनल एक्सपोर्ट वॉल्यूम की बात करें, तो टोटल एक्सपोर्ट टू वेस्ट एशिया जो है ना, वो लगभग 122.49 मिलियन केजी का है, विच इज 44% ऑफ इंडिया टोटल ग्लोबल टी एक्सपोर्ट। मतलब लगभग 50% के अराउंड, 50% से कम 44% के अराउंड हमारा जो ग्लोबल टी एक्सपोर्ट है वो हम वेस्ट एशिया को ही करते हैं, और यही वेस्ट एशिया अफेक्टेड है, जिसमें यूएई, इराक और ईरान शामिल है। देख रहे हो, सऊदी अरेबिया, यूएई, इराक, ईरान, अब यहीं पर तो डिस्टरबेंस चल रहा है। जब यहाँ डिस्टरबेंस चल रहा है और यही हमारे मेन हमारे टारगेट लोकेशन है जहां हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं आसाम से भेजने वाले टी को, या बाकी आसाम के अलावा दार्जिलिंग टी को, तो हमारा ओवरऑल इकोनॉमी, हमारा ओवरऑल एक्सपोर्ट अफेक्ट होने वाला है। रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन की बात करें तो द मिडिल ईस्ट मार्केट्स कंट्रीब्यूट अप्रोक्सीमेटली 3,300 करोड़ आउट ऑफ इंडियाज टोटल टी एक्सपोर्ट वैल्यू ऑफ 8,500 करोड़ इन 2025। इतना रेवेन्यू
कंट्रीब्यूशन है, लगभग 8,500 करोड़ में से 3,300 करोड़ मिडिल ईस्ट का ही कंट्रीब्यूशन। देखो लगभग 40% 45% तक का कंट्रीब्यूशन हो जाता है ना। एक्सपोर्ट टू दिस रीजन सॉ ए जंप इन 2025। पिछले साल यहाँ पे जंप हुआ था, इस साल अभी पीक सीजन है जब डिमांड होना चाहिए, वॉर के वजह से वो डिमांड कम होता जा रहा है। तो जो पिछले साल हमने ग्रोथ हासिल की थी ना, वो ग्रोथ हो सकता है बैकवर्ड हो जाए टी के केस में जो हम बात करें। और वेस्ट एशिया में हमारा और भी कई इंटरेस्ट है, इसलिए आज के रीड एंड रिफ्लेक्ट सेक्शन में मैंने वही आर्टिकल दिया था ना शशि थरूर साहब का, कि इंडिया के लिए वेस्ट एशिया बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट्स वाई इंडिया को जल्द से जल्द वहां पे डिप्लोमेटिकली इंटरवेन करके ना सिचुएशन सही करने की जरूरत है। खैर ये सब तो चैलेंजेस हो गए, ये सारे सिचुएशंस हो गए, जिससे रिलेटेड इनफ डाटा भी मैंने तुमको दे दिया है अपने मेंस के आंसर्स लिखने के लिए। रिवाइज करो, लिख सकोगे। अब वे फॉरवर्ड क्या है? वे फॉरवर्ड है मार्केट डाइवर्सिफिकेशन, कि हम वेस्ट एशिया में हमारा जो डिपेंडेंसी है हम अब उसको सीख लें, और हम नॉर्थ अमेरिका, साउथ ईस्ट एशिया या सेंट्रल एशिया, इन रीजन्स में भी ना हम धीरे धीरे क्या कर सकें, एक्सपोर्ट कर सकें। हमको क्लाइमेट रेजिलेंट एग्रीकल्चर भी डेवलप करना है। क्लाइमेट रेजिलेंट एग्रीकल्चर से क्या होगा ना, कि जो प्रोडक्शन अभी हो रहा है ये गर्मी के दिनों में भी प्रोडक्शन हो सकेगा। क्योंकि देखो अभी मैं टी की बात कर रहा हूँ ना, जब गर्मी पड़ेगी ना मई जून में, फिर से टी आएगा न्यूज में कि गर्मी की वजह से टी प्रोडक्शन पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। तो अगर हम थ्रू आउट द ईयर टी का प्रोडक्शन सस्टेनेबल मैनर में इंश्योर कर सके, तो किसी टाइम में सपोज वॉर हो रहा है या कोई चीज हो रही है, हमें टेंशन नहीं होगा कि अरे दिक्कत हो गई, हमारा टी प्रोडक्शन तो तभी ज्यादा था और तभी हमारा एक्सपोर्ट नहीं हो पाया। Right, we need to add value, we need to promote premium orthodox tea, especially teas white, purple, yellow, and export tea tourism in Assam states। हम टी को एक्सपोर्ट तो करेंगे, एक्सपोर्ट में ऑर्थोडॉक्स टी के साथ साथ व्हाइट, पर्पल, येलो टी को भी इंक्लूड करेंगे, और साथ ही साथ टी टूरिज्म को भी प्रमोट करेंगे, है ना, टी टूरिज्म को प्रमोट करेंगे। जस्ट चलिए, तो वे फॉरवर्ड में हम ये कर सकते हैं, राइट, वैल्यू एडिशन। अपार्ट फ्रॉम दिस वी कैन इम्प्रूव स्ट्रक्चरल एंड लेबर रिफॉर्म्स। हम स्ट्रक्चरल एंड लेबर रिफॉर्म्स भी टी गार्डन्स में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अब ये स्ट्रक्चरल एंड लेबर रिफॉर्म्स जो है, देखो ये क्या है, ये ना सिर्फ टेम्पररी सॉल्यूशन नहीं होगा। अभी जो सेंट्रल एशिया में, वेस्ट एशिया में जो चैलेंजेस हैं, जो दिक्कत वेस्ट एशिया में चल रही है, राइट, वो एक टेम्पररी इशू है ऑब्वियसली, जिसके बारे में पूरी दुनिया ट्राई कर रही है, या जो भी पार्टी इन्वॉल्व है कि इस इशू को सॉल्व कर सकें। अगर हम स्ट्रक्चरल एंड लेबर रिफॉर्म्स करें ना, तो परमानेंट ही टी गार्डन वर्कर्स की जो चैलेंजेस हैं, जो प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व किया जा सकेगा बाय यूजिंग प्रधानमंत्री आवास योजना और आयुष्मान भारत स्कीम एंड अदर स्कीम्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एज वेल। ठीक है, सो ये आपके लिए एक और दूसरा मेंस बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन रहा। एक और चीज देखो, मेंस बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन में मैं 15 मार्क्स एंड 10 मार्क्स, जो दो टाइप के आपके मेंस के प्रैक्टिस क्वेश्चन आते हैं जीएस के, वो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। बट अगर मान लो तुम्हें कभी दिक्कत हो ना कि सर अभी हम 15 मार्क्स वाले लिखने में हमें दिक्कत हो रही है, हम 10 मार्क्स वाले अभी पहले लिख पा रहे हैं, तो आपने उसको 10 मार्क्स में भी लिख सकते हो। देयर इज नो सच काइंड ऑफ चैलेंजेस, राइट, वैसा कोई एक्सट्रीम रिजिड रूल नहीं है, ठीक है, हार्ड एंड फास्ट नहीं है। 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन लिखने में अगर दिक्कत हो तो पहले 10 मार्क्स वाले प्रैक्टिस कर लो, फिर 15 मार्क्स वाले भी प्रैक्टिस करना। बट लिखो, एक वीक में आपको 4 क्वेश्चन मिलते हैं, आसाम प्रहरी वीकली सेशन है, तो एटलीस्ट आप 5 दिन में तो लिख सकते हो ना, एक एक करके भी सही, इतना लिखिए। ठीक है, और ये आपका एक और प्रीलिम्स बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑर्थोडॉक्स टी इंडस्ट्री इन आसाम पर, एंड वन मोर प्रीलिम्स बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑन याओसांग फेस्टिवल। तो ये याओसांग फेस्टिवल, मणिपुर का याओसांग फेस्टिवल, इस पे एक प्रीलिम्स बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन और रहा। तो आज के सेशन में आपके लिए टोटल, ये लास्ट वीक के प्रैक्टिस क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। आज के सेशन में आपके लिए टोटल 4 प्रीलिम्स बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन है, राइट, 4 मेंस बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्रीलिम्स बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन का आंसर आज ही चाहिए। मेंस बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन आप धीरे धीरे पूरे वीक में लिखकर अपने अपने टीचर से इवेलुएट करवा सकते हैं, राइट। अब ये सेशन कंप्लीट करने के बाद फिर लास्ट शाम को जो इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच T20 का फाइनल मैच है, वो आप देखिए, इंडिया इंडिया चीयर कीजिए। हम लोग नेक्स्ट वीक में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, स्टडी वेल, जय हिंद।